मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पंच महाशक्तियां जो हैं, बिग फाइव, इनके साथ संबंधों को हम अभी देख रहे हैं और आज हम चलते हैं इस कड़ी का अंतिम राष्ट्र फ्रांस। इसके पहले पड़ोसी देश के संदर्भ में चीन का हमने अध्ययन किया। इसके बाद महाशक्तियों के संदर्भ में अमेरिका और इंग्लैंड तथा रूस, हमने इनका अध्ययन किया और आज इस कड़ी में फ्रांस का हम अध्ययन करेंगे। भारत फ्रांस संबंध, इंडो फ्रेंच रिलेशंस। तो फ्रांस भी इंग्लैंड के समान एक साम्राज्यवादी देश है। पहले इंग्लैंड के समान फ्रांस के भी साम्राज्य पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे, लेकिन इसका नंबर इंग्लैंड के बाद आता था। भारत में भी पहले इंग्लैंड की कंपनियां आई, उसके बाद फ्रेंच कंपनियां भी आई। दोनों के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यहां पर युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस को पांडिचेरी और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। मतलब संपूर्ण भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया और पांडिचेरी और छोटे से क्षेत्र में ही फ्रांस का शासन रहा। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, तो फ्रांस ने भी बुद्धिमत्ता दिखाई और उसने पांडिचेरी को भी स्वतंत्रता दे दी। पांडिचेरी भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया। जहां तक फ्रांस का प्रश्न है, इंग्लैंड के समान फ्रांस में भी वंशानुगत शासन प्रचलित था और यहां के प्रत्येक शासक निरंकुश हुआ करते थे। यहां पर लुई वंश का शासन हुआ करता था। इंग्लैंड में जिस प्रकार से सम्राट के विरुद्ध संसद ने विद्रोह का स्वर बुलंद किया और आखिरकार सम्राट को संसद के सामने झुकना पड़ा, कई सहयोग की बातें हुई, कई विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अंततः ब्रिटिश सम्राट को नाम मात्र का शासक बना करके अंग्रेजों ने छोड़ दिया। जबकि इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अपितु एक बार 1789 में फ्रांस के लुई वंश के निरंकुश शासन के विरुद्ध फ्रांस की जनता ने क्रांति की, रक्तमय क्रांति की। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। और इस नारे के आधार पर फ्रांस में क्रांति हुई, जबरदस्त क्रांति हुई, रक्तमय क्रांति हुई। सम्राट के पूरे परिवार का समूल विनाश कर दिया गया और यहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में गणतंत्र थोड़ा चलने लगा, फिर नेपोलियन का शासन आया। नेपोलियन के शासन काल में फिर से तानाशाही आ गई। इस प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ने लगी। फिर फ्रांस के लोगों ने कहा कि प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे, तो ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित संसदीय व्यवस्था को इसने स्थापित किया। संसदीय शासन की स्थापना यहां पर अच्छी तरह से चल नहीं सकी, क्योंकि यहां पर बहुदलीय पद्धति है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में द्विदलीय पद्धति अभी भी कार्यरत है और बहुत ही कुशलतापूर्वक वहां की व्यवस्था का संचालन होता है, ऐसी व्यवस्था फ्रांस में नहीं विकसित हो पाई। बहुदलीय पद्धति में संसदीय पद्धति अच्छी तरह से चल नहीं सकती। इसके लिए आदर्श स्थिति है द्विदलीय पद्धति। फ्रांस में वो चीज नहीं हो पाई। परिणाम यह हुआ कि संसदीय शासन में इतना ज्यादा सरकारें बदलने लगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के कारण या बहुमत का विश्वास खो जाने के कारण इतनी अधिक सरकारें बदलने लगी कि लोग कहने लगे कि व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी शर्ट बदलता है, कपड़े बदलता है, इसी प्रकार से फ्रांस में सरकारें बदलती है। आखिरकार फ्रांस ने शासन के क्षेत्र में अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना की। तो दुनिया में मूलतः दो राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, एक है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस। तो फ्रांस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है और इस 5 वर्ष के पहले उसको केवल महाभियोग से ही पद से हटाया जा सकता है। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उसके बाद भारत ने फ्रांस के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की और भारत के संविधान में फ्रांस क्रांति के मूल आधार
स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया और गणतांत्रिक व्यवस्था को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो फ्रांस के संविधान से हमने ये चीजें ली हैं। इसके बाद राजनीतिक संबंध की स्थापना हो गई, पांडिचेरी की स्वतंत्रता भी हो गई। इसके बाद 1956 में श्वेत संकट उत्पन्न हुआ। मिस्र के कर्नल नासिर ने श्वेत नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस श्वेत नहर में इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां कार्यरत थी। मिस्र को श्वेत नहर से जो भी आय होती थी उसका केवल 25% मिलता था और बाकी इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां ले जाती थी। क्योंकि कर्नल नासिर को पैसे की आवश्यकता थी नील नदी में आसान बांध बनाने के लिए, इसलिए कर्नल नासिर ने श्वेत नहर का राष्ट्रीयकरण करके पूरी संपत्ति को, इंग्लैंड फ्रांस की संपत्ति को जब्त कर दिया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और फ्रांस ने इजराइल के साथ मिलकर के मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के समय भारत ने विश्व जनमत को जागृत करने में, इंग्लैंड और फ्रांस तथा इजराइल के विरुद्ध जनमत को जागृत करने में पंडित नेहरू ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंततः सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव पर इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध आक्रमण रोकने के लिए बाध्य हुए। आखिरकार उस पूरा श्वेत मिस्र के हाथ में स्थापित हो गया। इसके बाद 1962 का भारत युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका, कनाडा के साथ भारत को सैनिक सहायता प्रदान की और चीन की व्यवस्था का, चीन के आक्रमण का उसने विरोध किया। इसके बाद 1982 में श्रीमती गांधी फ्रांस की यात्रा पर गई। वस्तुतः इसके पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को शस्त्रों की आपूर्ति का निर्णय ले लिया था, तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करनी थी। श्रीमती गांधी ने इंग्लैंड के साथ जगुआर प्राप्त करने के लिए समझौता किया और फ्रांस से मिराज 2000, ये विमान का नाम है, बमवर्षक विमान है, इसको प्राप्त करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ। और इसी कड़ी में इंदिरा गांधी और तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति ने मिलकर के एक समझौता किया, एक संयुक्त वक्तव्य प्रसारित किया और इस संयुक्त वक्तव्य कहा गया कि दोनों देश, मतलब भारत और फ्रांस, दुनिया में एक तीसरी शक्ति के रूप में कार्य करेंगे। फ्रांस वह राष्ट्र है जो पहले अमेरिकन गुट में सम्मिलित हो गया था, लेकिन फ्रांस ने यह देख लिया कि जब तक वह अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र के रूप में बना रहेगा, अमेरिकन गुट में सम्मिलित रहेगा, तब तक फ्रांस अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता। उसे हर काम के लिए अमेरिका की खुशामद करनी पड़ेगी। तो फ्रांस ने अमेरिकन गुट से अपना संबंध धीरे धीरे करके कम करना शुरू किया। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर के यह तय किया कि दोनों ही देश तीसरी शक्ति के रूप में दुनिया की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काम करेंगे। फिर किसी भी देश के प्रति, किसी भी देश में कोई बाह्य हस्तक्षेप के विरुद्ध और स्वतंत्रता के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनके विरुद्ध काम करेंगे। फिर दोनों राष्ट्र इस बात के लिए सहमत हुए कि दोनों मिलकर के मानवतावादी कार्य संपन्न करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों देश के बीच ऐसा कोई मतभेद का मुद्दा तो था नहीं। परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने मिलकर के इस प्रकार से संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसी बीच चूंकि भारत ने एनपीटी, न्यूक्लियर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया था, इसलिए अमेरिकन सीनेट के कानून के अनुसार, अमेरिकन कांग्रेस के कानून के अनुसार अमेरिका ने तारापुर को यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दी और आगे चल करके भारत को फ्रांस से यूरेनियम की आपूर्ति होने लगी। अमेरिकन राष्ट्रपति ने फ्रांस से अनुरोध किया कि वह भारत को यूरेनियम की सप्लाई करे और भारत को फिर फ्रांस से यूरेनियम की सप्लाई होने लगी। इसके बाद सरकोजी, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनकी 4-5 बार लगभग भारत की यात्रा हुई। प्रत्येक यात्रा के साथ भारत और फ्रांस के बीच संबंधों में मधुरता आई
और मतभेदों को धीरे धीरे करके दूर करने का प्रयास किया गया। इस बीच 2013 में भारत ने अपनी सुरक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए राफेल समझौता किया। राफेल विमान युद्धक विमान है और इसके मुकाबले में फिलहाल कम से कम दुनिया में और कोई दूसरा विमान नहीं है, यह कहा जा सकता है। तो 2013 में दोनों देशों में समझौता हुआ और यह तय हुआ कि भारत फ्रांस से 38 राफेल विमान खरीदेगा। फिर मोदी की यात्रा हुई। नरेंद्र मोदी ने नीति बनाई, एक्ट ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, एंड लिंक वेस्ट, पश्चिमी देशों से संबंध बनाए रखो। पूर्व के जितने भी देश हैं भारत के साथ उनका हमेशा मधुर संबंध और स्थायी संबंध, सुदृढ़ संबंध बना रहना चाहिए। लेकिन पश्चिमी देशों को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते। पश्चिमी देशों के साथ हम अपना संबंध बनाए रखेंगे। इस नीति के तहत नरेंद्र मोदी ने वहां पर बहुत बढ़िया संबंधों को बनाने का प्रयास किया और दोनों देशों के बीच कई प्रकार के समझौते हुए। भारत में जब कभी भी फ्रांस के राष्ट्रपति आए अथवा भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए, दोनों देशों के बीच कई प्रकार के समझौते होने लगे। रक्षा क्षेत्र में समझौता, विशेष करके परमाणु, असैनिक परमाणु क्षेत्र में समझौता, उत्पादन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समझौता, सांस्कृतिक क्षेत्र में समझौता, तकनीक के क्षेत्र में समझौता, ये विभिन्न प्रकार के समझौते दोनों देशों के बीच समय समय पर होते रहे। इसके बाद G7 की बैठक, ग्रुप 7 में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब देश थे। जर्मनी, ये 7 देश थे। इनकी बैठक एक बार फ्रांस में आयोजित की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी इसके अध्यक्ष बने। तो उन्होंने विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी को इस बैठक में आमंत्रित किया। यहां पर इस बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित होकर के नरेंद्र मोदी पहुंचे। वहां पर उन्होंने उस सभा को संबोधित किया और विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष जो वहां पर उपस्थित थे उनके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाए, जो कि भारत के हित में बहुत आवश्यक था। इसके बाद राफेल की आपूर्ति, राफेल विमान के बारे में जब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में आई तो उसके बारे में, राफेल समझौता के बारे में उसको रिवाइज किया गया। पहले यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में यह समझौता हो चुका था। उस समझौते को नरेंद्र मोदी की सरकार ने रिवाइज किया। उसमें और भी बहुत सी चीजें जोड़ी गई जो पहले के समझौते में जोड़ी नहीं गई थी और उसका बिल्कुल नए वर्जन के रूप में भारत को राफेल की आपूर्ति के बारे में फ्रांस ने अपनी सहमति दी। जब नए फीचर्स उसमें जोड़े जाएंगे, स्वाभाविक है उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। कीमत बहुत ज्यादा हो गई। जब कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भारत के विरोधी दलों ने बहुत हल्ला गुल्ला मचाना शुरू किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन अल्टीमेटली यह सौदा पक्का हुआ और इस प्रकार से जुलाई 2020 में हमको पहला राफेल विमान मिला और दिसंबर 2022 में 35वां राफेल भी हमको प्राप्त हो चुका है। इसी दिसंबर में अंतिम खेप भी हमको राफेल की मिल चुकी है। अब राफेल के होने से भारत की सुरक्षा में 4 चांद लग गए हैं। अब दुश्मन के पास इस राफेल से टकराने के लायक, राफेल का सामना करने लायक उनके पास विमान नहीं है। और असैन्य परमाणु समझौता दोनों देश के बीच हो चुका है। यह असैन्य परमाणु समझौता के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझौता होता है। भारत ने अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ, इस प्रकार से रूस के साथ भी समझौता कर चुका है। इस समझौते के अंतर्गत जब व्यवस्था की जाती है तो उसमें ये रखा जाता है कि यदि कोई देश परमाणु शक्ति का उपयोग शांति और विकास के कार्य में करना चाहता है तो उस देश को उससे संबंधित चीजों की आपूर्ति शुरू हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि उसका सैन्य उपयोग नहीं होना चाहिए। तो सैन्य उपयोग के लिए भारत को चाहिए भी नहीं। असैन्य परमाणु समझौता विभिन्न देशों के साथ भारत को हो चुका है और
विशेष करके फ्रांस के साथ जो मतभेद का मुद्दा था, वो मतभेद का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अमेरिका इंग्लैंड के समान फ्रांस का भी मानना था कि भारत को एनपीटी पर सिग्नेचर करना चाहिए, नहीं किया उसने। लेकिन भारत की जो मूल आपत्ति है वह यह है कि यह जो एनपीटी है, परमाणु अप्रसार संधि, यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र और परमाणु विहीन राष्ट्र, इन दोनों के बीच भेदभाव करता है। कैसे भेदभाव करता है? यह संधि कहता है कि जिनके पास परमाणु शक्ति है वे परमाणु तकनीक दूसरे देशों को नहीं देंगे जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है, एक। और दूसरी बात, मूल रूप में यह कहा गया है कि जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है वे परमाणु बम या परमाणु शक्ति हासिल करने का प्रयास नहीं करेंगे। मतलब इन पांचों का वर्चस्व हमेशा इस परमाणु क्लब में बना रहेगा, ये उसका मूल उद्देश्य है। तो भारत की आपत्ति को फ्रांस भी स्वीकार करता है, तो इसको लेकर के अभी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं कर गया है। भारत को यूरेनियम की सप्लाई भी हो रही है, भारत अपना काम लगातार करते जा रहा है, और चूंकि पाकिस्तान परमाणु बम बना चुका है, इसलिए भारत के सामने भी विकल्प खुल गया कि भारत ने भी अपना परमाणु बम का निर्माण कर लिया है। यह है भारत और फ्रांस के बीच संबंध। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 50 समझौते हो चुके हैं और अभी ये समझौते चल भी रहे हैं। फ्रांस भी भारत में अपना निवेश करता है और भारत के आर्थिक विकास में भी वह सहयोग प्रदान करता है। तो दोनों देश के बीच मधुर संबंध है। यह है भारत और फ्रांस के बीच संबंध। इसी के साथ हमारी महाशक्तियों के साथ संबंधों की यात्रा भी समाप्त होती है। आपको धन्यवाद।